सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के सामाजिक विषय का भाग 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 1 भारतीय संविधान का आगे का प्रकरण भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण का भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि भारतीय संविधान किसे कहते हैं, यानी संविधान का क्या अर्थ है। तो ऐसे नियम या ऐसे कानून जिस दस्तावेज में लिखे होते हैं उसे हम संविधान कहते हैं। फिर हमने संविधान के संगठन के बारे में पढ़ा और किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, उसके उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने संविधान के प्रमुख लक्षणों के बारे में पढ़ा और जिसमें पहला था संघवाद, यानी इसका मतलब ये है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। जैसे कि हमारे देश के अंदर केंद्रीय स्तर पर सरकार है, राज्य स्तर पर भी है और ग्राम स्तर पर भी है। ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का शासन होता है। फिर इसके बाद हमने संविधान के दूसरे लक्षण के बारे में पढ़ा, संसदीय शासन पद्धति। तो इसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि जो सरकार के सभी स्तर हैं वहाँ पर प्रतिनिधियों का चुनाव है वो भारत के लोग करते हैं। तो भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है और इसी अधिकार के तहत भारतीय जनता सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के आगे का लक्षण, शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, यानी जिनका हम निर्वाचन करते हैं, जैसे कि विधायक है, सांसद हैं, इस तरह से। और कार्यपालिका में ये ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है और इसके बारे में हम इसी पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग अलग होंगी, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी शक्तियाँ एक दूसरे से अलग अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो ये देखिए, यहाँ ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। संविधान सभा के सदस्यों को ये डर था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर ना हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे, और इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने कई ऐसे प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिसके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। इसके बाद देखिए कि राज्य शब्द का क्या अर्थ है। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ ध्यान देने वाली यह बात है कि राज्य शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से अलग अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और कानून लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो एक निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखिए कि संप्रभु का अर्थ होता है कि स्वतंत्र जनता, यानी इस अध्याय में स्वतंत्र जनता को ही संप्रभु कहा गया है। तो इस आधार पर हम भारतीय राज्य या नेपाली राज्य की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार यानी कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है और राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है और उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो अब ये देखिए कि यहाँ एक प्रश्न है कि राज्य और सरकार के बीच क्या फ़र्क होता है। तो राज्य एक राजनीतिक संस्था होती है जो कि एक इस निश्चित भूभाग में रहने वाले
स्वतंत्र लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। और राज्य के 4 अंग होते हैं। सबसे पहले जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा है संप्रभुता यानी स्वतंत्रता। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो सरकार है वो इस राज्य का एक अंग होती है और सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून को बनाना और लागू करना। तो चुनावों के द्वारा सरकार बदल सकती है और राज्य सरकार की तुलना में अधिक व्यापक शब्द होता है। अब इसके बाद हम अगला लक्षण पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, कि मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने यानी अंग्रेजों के शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसीलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। तो देखिए कि मनमाना और निरंकुश से यह मतलब यह है कि जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसलों या पसंद नापसंद से चलने लगता है तो उसे हम मनमानापन कहते हैं। जहाँ नियम तय नहीं किए गए हों या फिर जहाँ फैसलों का कोई आधार ना हो उसे हम मनमाना कह सकते हैं। तो इस तरह से जो मौलिक अधिकार हैं वो देश के सभी नागरिकों को इस राज्य के मनमानेपन से बचाते हैं। इसी तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में कुछ ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके और फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। और इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, कि हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, यानी कि ये मेरा अधिकार है। और दूसरा, कि ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो देखिए कि हमारे संविधान में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो उनमें से कुछ अधिकार देखिए। सबसे पहला है समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, इन सभी स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं और इनके बारे में हम इसी किताब में आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। और छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। और दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, कि इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति, भाषण की स्वतंत्रता, सभा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता और देश के किसी भी भाग में आने जाने, रहने और कोई भी व्यवसाय करने, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। यानी भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसके बाद तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे भारतीय संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना कानूनी अपराध है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद पांचवा अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। इसके बाद छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को ये लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, यानी जो हमने 5 अधिकार अभी पढ़े हैं, इनमें से किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है।
इसके बाद देखिए कि मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड यानी नीति निर्देशक तत्व इसलिए जोड़े ताकि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। नीचे देखिए कि कुछ परिस्थितियां दी गई हैं और इनमें से ये बताना है कि किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो सबसे पहले है कि यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो इसमें कौन से अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो इसमें होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो कौन सा इसमें अधिकार का उल्लंघन हुआ? इसमें हुआ स्वतंत्रता का। इसके बाद यदि किसी जन समूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसमें हुआ सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, इसका उल्लंघन हो रहा है। और अंतिम परिस्थिति है कि यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी एक महिला है तो इसमें समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो इस तरह से हमें आगे देखिए 5वां लक्षण है धर्मनिरपेक्षता। कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। यानी जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो क्या हमारे राजस्थान राज्य का कोई भी धर्म है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, इस तरह से राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। तो इसीलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ हुआ कि राज्य है वो किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देगा। और इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने इस अध्याय में देखिए क्या क्या पढ़ा कि हमें ये बात समझ में आई कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। और संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। और हम नेपाल में यह देख चुके हैं कि वहाँ लोकतंत्र बनाने की ज़रूरत के साथ साथ एक नए संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई थी। इसके बाद आगे देखिए कि हमने इसके बाद ये देखा कि भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया गया था वो काफ़ी मुश्किल थे और उन्हें समझने में हमें मुश्किल भी होती थी। लेकिन फिर भी हम ज़्यादा ना सोचें और इस पुस्तक के जितने भी आगे के अध्याय होंगे और अगली कक्षाओं में हम भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में सीखेंगे और ठोस रूप से उनका अर्थ जान पाएंगे। तो ये देखिए जो आपको ऊपर यहाँ ये 2 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, तो इन तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे वो साइन कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे ऊपर वाला चित्र है ये वाला, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो दस्तखत कर रहे हैं। और ये जो दूसरे चित्र में ये यहाँ पर ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। और इस तरह से हमने ये देखा कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसके गठन के बारे में और संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, नेपाल के संविधान के बारे में पढ़ा और मौलिक अधिकारों के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये पाठ है हमारा पूरा होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।